नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो फाइनल रिपोर्ट। आज के इस खास शो में हम आपको दिखाने वाले हैं देश और विदेश की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक और खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिसने खबरों की दुनिया में मचा रखी है खलबली। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं फाइनल रिपोर्ट और आपको बताते हैं आज दिन भर देश और दुनिया में क्या रहा खास। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया और पुतिन के इस दौरे के साथ ही दुनिया भर में मच गई खलबली। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर भारत और रूस की दोस्ती दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। वजह है भारत दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति पुतिन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। पुतिन और मोदी एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। पीएम मोदी आज रात उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे। पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहेंगे। पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सरगेई और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं। पुतिन की इस यात्रा का मकसद खासकर ऐसे समय में भारत रूस सामरिक और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है जब भारत के अमेरिका के साथ संबंधों में तेज गिरावट आई है। शुक्रवार को होने वाली शिखर वार्ता में रक्षा सहयोग को बढ़ाने, द्विपक्षीय व्यापार को बाहरी दबावों से सुरक्षित रखने और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में संभावित सहयोग पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। इस वार्ता पर पश्चिमी देशों की पैनी निगाह रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इंडिगो एयरलाइंस के यात्रियों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को बड़े स्तर पर फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसके बाद में आज भी देश के कई एयरपोर्ट्स पर हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा इसका असर नजर आया। इंडिगो एयरलाइंस जो रोजाना 2200 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट करती हैं, आज लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन से जूझ रही हैं। बुधवार को भारी संख्या में उड़ानें रद्द होने के बाद वही कहानी दोहराई जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह 7 बजे तक इंडिगो की 10 डिपार्चर फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी हैं। कई फ्लाइट्स लेट हैं और यात्रियों की लंबी कतारें दिख रही हैं। यात्री सुबह से इंतजार कर रहे हैं, कोई साफ जानकारी नहीं मिल रही है। बस SMS आता है कि फ्लाइट डिले है या तो कैंसिल हो चुकी है। यात्रियों की परेशानियां बढ़ रही हैं क्योंकि अचानक कैंसिलेशन से आगे की यात्रा योजनाएं बिगड़ रही हैं। सबसे खराब स्थिति हैदराबाद एयरपोर्ट की है। यहाँ सुबह 7:30 बजे तक कुल 70 फ्लाइट्स प्रभावित हुई, जिसमें 35 अराइवल और 33 डिपार्चर शामिल हैं। इंडिगो से वो बता रहे कि 2 दिन से ग्लिचेस आ रहे हैं। जो एयरबस में जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है ना, इस वजह से वो ग्लिचेस आ रहे हैं, तो उनका कोई शेड्यूल चेंज हो गया है। बहुत ही देर से, अब आप देख सकते हैं 2 दिन से जो लोग हैं ना, वो लोग सारे एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि इंडिगो काउंटर पे खड़े हैं, लेकिन इंडिगो इसके बारे में कोई कस्टमर के लिए कोई केयर नहीं कर। और इंडिगो इतना केयरलेस हो चुका है कि वो केयर ही नहीं कर रहा है। कस्टमर्स, बूढ़े बूढ़े लोग, आप टर्मिनल 2 पे देख सकते हैं कि तो फ्लाइट इधर आ गए, डिले आ चुके हैं, फ्लाइट निकल चुके हैं, कई फ्लाइट निकल चुके हैं। एयरपोर्ट लाउंज और काउंटरों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। यात्रियों की शिकायत है कि उन्हें समय पर अपडेट नहीं मिल रहे हैं। एविएशन सूत्रों के मुताबिक इंडिगो आज भी अपनी करीब 8% उड़ानें रद्द कर सकती है। 2200 से ज्यादा डेली फ्लाइट ऑपरेशन के हिसाब से इसका मतलब है कि 170 से 200 उड़ानें आज रद्द की जा सकती हैं। इतने सारे कल की न्यूज़ इतनी बड़ी है लोकमत में, और उसके चलते भी इन लोगों ने बताना चाहिए था, लेकिन बताया नहीं। अभी सब लोग अंदर, इतना पूरा पूना एयरपोर्ट का दोनों फ्लोर पूरा पैक है अंदर, सब लोग परेशान है। खाने पीने की चीजें भी खत्म हो गई है। हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक इंडिगो की ओर से विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। फ्लाइट कैंसिलेशन का असर सिर्फ यात्रा पर नहीं बल्कि बिजनेस मीटिंग्स, कनेक्टिंग फ्लाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर भी पड़ रहा है। जब इतने बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होती हैं तो नेटवर्क ऑपरेशंस में
डोमिनो इफेक्ट बनता है। एयरलाइन को बैकअप क्रू और प्लेन्स की जरूरत होती है, जो तुरंत संभव नहीं होता। एयरलाइन के ओवरलोड सिस्टम और क्रू की कमी जैसी चुनौतियां इस स्थिति को और जटिल बना रही हैं। तो इंडिगो एयरलाइंस के फ्लाइट कैंसिलेशन का असर देश भर के हजारों यात्रियों पर पड़ रहा है और स्थिति आज भी सामान्य होने की उम्मीद कम ही है। अगर आप भी आज या आने वाले दिनों में यात्रा कर रहे हैं तो घर से निकलने से पहले फ्लाइट की जानकारी जरूर चेक कर लें। हो सके तो अभी कुछ दिनों के लिए हवाई यात्रा से बचने की कोशिश करें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच में अब सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज दिल्ली आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये पर्सनल विजिट है। लेकिन तमाम कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये विजिट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आपको बताते हैं कि कर्नाटक कांग्रेस में आखिर इस वक्त क्या चल रहा है। कर्नाटक में सत्ता के शीर्ष पर मौजूद दो दिग्गज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार एक बार फिर सियासी सुर्खियों में हैं। मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच हाईकमान के साथ मंथन भी जारी है, लेकिन शिव कुमार का कहना है कि दिल्ली आना जाना सिर्फ एक निजी यात्रा है। दिल्ली दौरे के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो रही है। पिछले 4 दिनों में सिद्धरामैया और शिव कुमार की 2 ब्रेकफास्ट मीटिंग्स भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल गांधी से लेकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक इस पूरे विवाद पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा उठ रही हो। पिछले कुछ महीनों से शिव कुमार समर्थन खुलकर दावा कर रही हैं। 2023 में सरकार बनने के समय करीब 2.5 साल की रोटेशनल सीएम डील तय हुई थी। दूसरी ओर सिद्धरामैया समर्थक इस डील को सिरे से खारिज करते आए हैं, लेकिन नवंबर में सिद्धरामैया के कार्यकाल के 2.5 साल पूरे होने के बाद अब अटकलें और तेज हो गई हैं। दोनों नेताओं का कहना है कि हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसका पालन करेंगे। कोई ग्रुप नहीं है, हम सब मिलकर कर्नाटक के विकास के लिए काम कर रहे हैं। I have come here for a marriage of my friend's son, number 1. Number 2, I wanted to make arrangements for this 14th Vote Chori rally, which is Ram Leela Maidan. We are expecting about more than 10,000 people to come from Karnataka. I'm just wanted to discuss with my colleagues and other friends what are the arrangements we can make for the stay. That is why I have come. As a party president, I have the responsibility of all these things. So I have come here to look all these things. पिछले 5 दिनों में दोनों नेताओं की 3 बार मुलाकात हो चुकी है। 29 नवंबर को सिद्धरामैया ने डीके शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया और दोनों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक बार फिर कहा कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं अलग ही कहानियां बयां कर रही हैं। क्या कर्नाटक में 2 साल बाद वही कहानी दोहराई जा रही है जो कई राज्यों में कांग्रेस पहले देख चुकी है? पद की अदला बदली, टर्म शेयरिंग और आंतरिक खींचतान कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी टेंशन न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। संसद के सत्र में बहस का रास्ता खुल गया है, लेकिन टकराव अभी भी जारी है। अब विपक्ष सरकार पर विदेशी मेहमानों से दूरी बनाने का आरोप लगा रहा है। मनोज झा ने इसे इनसिक्योरिटी नाम दिया। संसद के सत्र के दौरान कभी प्रदूषण का मुद्दा उठाया जा रहा है तो कभी एसआईआर का मुद्दा। देखिए ये फाइनल रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र का आज गुरुवार को चौथा दिन है। पिछले 2 दिनों से विपक्ष लगातार एसआईआर और वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा था। अब सरकार बहस को तैयार हो गई है। गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई है। राहुल गांधी के विदेशी मेहमानों से न मिलने देने वाले सरकार पर लगाए गए आरोप पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, जैसे सरकार चुनी जाती है वैसे विपक्ष भी चुना जाता है और देश के मानस के बारे में जानने के लिए हमारी परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा को किसी इनसिक्योरिटी से खत्म नहीं किया जा सकता। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी
के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। एक तरफ सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता छोटे बड़े मुद्दे लेकर आ रहे हैं, तो वहीं प्रदूषण पर भी लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा किस मौसम का मजा ले, बाहर देखे कि क्या स्थिति बन चुकी है। छोटे बच्चे बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रही हैं। हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। किस मौसम का मजा लें, बाहर देखें ना क्या स्थिति बनी हुई है। जैसे मैडम ने कहा, सोनिया जी ने कहा, छोटे छोटे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, बुजुर्ग लोग इनकी तरह इनको दमा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं रोज का। और ये हर साल ये स्थिति बिगड़ती जा रही है और हर साल सिर्फ बयानबाजी होती है, कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। ठोस एक्शन लेना है और हम सब ने बोला है कि सरकार एक्शन ले, हम सब साथ खड़े हैं। ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है कि हम उंगलियां उठाएं एक दूसरे पे। अलग अलग मुद्दों पर हर बार की तरह इस बार भी संसद में हंगामा, बवाल और नारेबाजी देखने को मिल रही है। संसद में विपक्ष के रुख को बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने नाटक करार दिया। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कहा ये लोग ऐसी बातें सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचने के लिए करते हैं क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज ये लोग को देख करके मुझे जिला का कचहरी याद आ गया, जिसके सामान बेचने के लिए कुछ लोग मदारी की तरह भीड़ इकट्ठा करते थे। तो ये लोग को जनता ने नकार दिया है। आप में से कितने सदस्य शून्यकाल पर? शीतकालीन सत्र के अब तक 4 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 4 दिनों में लगातार हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में समाजवादी पार्टी के नेता सरफराज वली के मैरिज हॉल पर चल रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। 3 दिनों से जारी कार्रवाई पर तत्कालिक रोक लगा दी गई। अब पूरा मामला हाई कोर्ट में सुना जाएगा। आपको बताते हैं कि जहां कोर्ट के आदेश के बाद पूरा माहौल पूरी तरह से बदल गया। देखिए रिपोर्ट। बरेली का ऐवान फरहत मैरिज हॉल पिछले 3 दिनों से बुलडोजर की गूंज सुन रहा था। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी दावा कर रहा है कि निर्माण अवैध है, इसलिए कार्रवाई जारी है। करीब 40% हिस्सा ढा दिया गया था, लेकिन आज तस्वीर बदल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता सरफराज वली को 1 हफ्ते का समय दिया है हाई कोर्ट जाने और अपनी बात रखने के लिए। कोर्ट ने साफ कहा कि तब तक मैरिज हॉल पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आदेश मिलते ही बीडीए की टीम बुलडोजर लेकर मौके से वापस लौट गई। भारी पुलिस फोर्स भी हट गई। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले बुधवार को सपा नेता मोहम्मद राशिद के गुड मैरिज हॉल को 2 दिन की कार्रवाई के बाद पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया था। आज सरफराज वली का 10 करोड़ का मैरिज हॉल भी पूरी तरह गिराया जाना था। 5 थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात की गई थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया पूरा माहौल ही बदल गया। सरफराज वली पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी माने जाते हैं। इसी वजह से शहर में ये चर्चा तेज थी कि लगातार सपा नेताओं पर कार्रवाई की एक लड़ी चल रही है। विपक्ष पहले से ही इसे टारगेटेड एक्शन बता रहा है, जबकि प्रशासन का दावा है कि सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है।
ये साफ तौर पर चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित है। अब पूरा मामला हाई कोर्ट में पेश होगा। कोर्ट से इस कार्रवाई की कानूनी स्थिति तय होगी। क्या निर्माण वाकई अवैध था या कार्रवाई में जल्दबाजी की गई थी? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ऐवान फरहत मैरिज हॉल कुछ दिनों की राह जरूर पा गया है, लेकिन आगे की राह अभी भी लंबी है। तो बरेली में बुलडोजर थम गया है, लेकिन कानूनी लड़ाई अब शुरू होगी। हाई कोर्ट की सुनवाई तय करेगी कि मैरिज हॉल बचेगा या फिर बुलडोजर दोबारा लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। कभी सिमी का गढ़ माना जाने वाला मध्य प्रदेश का खंडवा इलाका एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां पर हालात इतने ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं कि अब पुलिस की नहीं बल्कि यहां पर सेना को उतारने की मांग की जा रही है। दिखाते हैं आपको आखिर क्यों खंडवा में सेना बुलाने की जरूरत पड़ रही है। खंडवा मध्य प्रदेश के कुछ चुनिंदा खूबसूरत शहरों में से एक है। नर्मदा नदी के तट पर बसा ये शहर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण दुनिया भर के शिव भक्तों का तीर्थ स्थल है। इसी शहर में महान गायक किशोर कुमार का समाधि स्थल भी है। लेकिन खंडवा इन दिनों अपनी खूबसूरती नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर सुर्खियों में है। विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक कंचन तंवे ने मांग रखी है कि खंडवा में सशस्त्र पुलिस बल यानी एएसएफ की बटालियन स्थापित की जाए। गृह राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा है कि बटालियन खरगोन में प्रस्तावित है। खंडवा में इसकी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है कि खंडवा इतना संवेदनशील क्यों है? क्यों खंडवा जिला रहता है सुर्खियों में? 2009 बकरीद पर 13 हत्याकांड, सिमी मॉड्यूल की सक्रियता सामने आई, गणेश विसर्जन के दौरान कई बार पथराव, धार्मिक त्योहारों के दौरान अक्सर तनाव, मदरसे से नकली नोट बरामद हुए। खंडवा के मसले को लेकर प्रदेश के दो बड़े मंत्री विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय खुले तौर पर खंडवा की सुरक्षा को लेकर खड़े हो गए हैं। दोनों मंत्रियों का कहना है खंडवा में बिना सुरक्षा के कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। यहाँ हालात संवेदनाजनक है। खंडवा आतंकियों की हिट लिस्ट में रहता है। जेल ब्रेक, एनकाउंटर, तनाव सब हो चुका है। यहाँ बटालियन जरूरी है। खंडवा अति संवेदनशील क्षेत्र है। हमने देखा हमेशा से, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ बटालियन शिफ्ट की जाए। संवेदनशील से मतलब है कि बार बार वहाँ जो ये सांप्रदायिक दंगे सिर उठाते हैं, इस विषय को देखते हुए बटालियन वहाँ लाना बहुत ज़रूरी है। ये विधानसभा में चर्चा हुई थी जिसमें विजय जर्वी जी का कहना था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने ज़्यादा पुलिस वालों की वहाँ ज़रूरत क्यों पड़ रही है? कौन लोग हैं जो अशांति फैला रहे हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्यों इस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं? क्योंकि जब तक कि हम मूल जो जड़ है उसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक इन चीज़ों का निराकरण नहीं होगा। आप कितने भी पुलिस वाले ले आइए, आप कितनी भी पुलिस फोर्स ले आइए, पर जब तक जो उसका रूट कॉज है और जो अशांति फैलाने वाले तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। और सबको मालूम है कि जितने भी अशांति फैलाने वाले तत्व हैं उनको कहीं ना कहीं भाजपा का संरक्षण है। क्या खंडवा को वास्तव में सेना जैसी सुरक्षा की जरूरत है या ये सब सिर्फ एक राजनीतिक बहस है? सच्चाई ये है कि खंडवा लगातार ऐसे हालात देख चुका है जिसने सुरक्षा तंत्र को कई बार परीक्षा से गुजरना पड़ा है और तनाव बढ़ने पर इंदौर, भोपाल से आरएएफ और अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ता है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पे मांग उठ रही है 24/7 सेना की। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? सरकार का कहना है कि खंडवा जिले संवेदनशील है, इसलिए ये मांग जायज है, तो कांग्रेस इस पे सवालिया निशान लगा रही है। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओबेस के साथ मुक्ता पाठक। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो मसूद अजहर ने 5000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती निकाली थी और इन्हें भर्ती किया गया जिनको आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस खबर के सामने आने के बाद में भारतीय सुरक्षा एजेंसीज अब हाई अलर्ट पर हैं।
जैश ए मोहम्मद का महिला विंग जमात उल मोमिनात, नाम नया है पर काम वही पुराना। भारत के खिलाफ साजिश करना और देश के अंदर आतंकी हमलों को अंजाम देना। संगठन के सरगना मसूद अजहर ने कुछ ही हफ्तों में करीब 5000 से ज्यादा महिलाओं को इस विंग में भर्ती किया है और इसका सरगना इन्हें फिदाइन यानी आत्मघाती हमलों की ट्रेनिंग दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश ने महिलाओं की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। नाम है तुफ्तुल मोमिनात। 40 मिनट का सेशन, 500 पाकिस्तानी रुपए फीस। मसूद की दोनों बहनें भी शामिल, उमर फारूक की पत्नी अफीरा भी शामिल। सबसे बड़ी चिंता ये है कि मसूद अजहर इस महिला विंग को अब तेजी से आगे फैलाने की बात कर रहा है। उसकी योजना है कि पीओके के हर इलाके में, हर जिले में जमातुल मोमिनात का ऑफिस खोले जाएं, जहां भर्ती, ब्रेन वॉशिंग और ट्रेनिंग का पूरा ढांचा तैयार किया जाए। ये साफ दिखाता है कि जैश ए मोहम्मद अपने आतंकी नेटवर्क को महिलाओं के जरिए नए तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक नया फ्रंट खुलने जैसा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान इस पूरी गतिविधियों को रोकने के लिए आखिरकार क्या कदम उठाएगा। हर सत्र लगभग 40 मिनट का है और इसमें शामिल होने के लिए प्रतिभागियों से 500 पाकिस्तानी रुपए लिए जाते हैं। इन कक्षाओं को मसूद अजहर की बहनें सादिया और समीरा चला रही है। इतना ही नहीं, इसमें पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफीरा भी शामिल है। यानी जैश अपने परिवार और पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल कर महिलाओं को बहकाने में लगा है। सूत्रों की माने तो मसूद अजहर इस महिला विंग को तेजी से फैला रहा है और इसे जिला स्तर पर संगठित कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां कहती है मॉडल नया नहीं है, लेकिन इस बार चुनौती अलग है। पहली बार जैश ने इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को भर्ती किया है और उन्हें आत्मघाती हमला करने की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है, जो अपनी ये जो नफेरियस एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर तो बिल्कुल पाबंदी नहीं लगाएगा, और वो हमने देख लिया। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो है अपना अंदर बैठ के सोचना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है और कहाँ पहुँच रहा है, पर उन्होंने उसकी बजाय वो मुल्ला मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। और बाकी आपने देखा आज तो वो सारा का सारा कंट्रोल जो है पाकिस्तान का, चाहे न्यूक्लियर है चाहे CDS है, सारा का सारा कंट्रोल उसके ऊपर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करा दिया। इसका मतलब ये एक बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि जो इनकी ये जो नेफेरियस एक्टिविटीज़ है, ये टेररिज्म फैलाने की हिंदुस्तान के अंदर, ये बंद नहीं होंगी। भारतीय एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क पर नजर जरूर रख रही हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान उन पर लगाम लगाकर दुनिया को कभी दिखाएगा कि वो आतंक का मारा है और आतंकवादियों को पनाह नहीं दे रहा है? फाइनल रिपोर्ट में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली पर लगातार जारी हैं।